Recently, the state of Uttarakhand established a committee to discuss the idea on the implementation of uniform civil code in the state. The judicial ambiguity regarding uniform civil code is well known, and the executive's unclear stand make the situation more difficult to understand. Has the time come for the UCC to come into place? Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented you by Alpha S Academy. And to discuss this issue, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Good evening, Madhav. How are you? Good evening, Abhi. So basically, it's a very complex issue, but then if you could simplify for us. यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मतलब इसका जो सिंपल वर्ड्स में जानना है तो ये है कि जैसे अभी अभी हमारा पास जो एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सबके लिए यूनिफॉर्म है, वो जी किसी के लिए भी अलग नहीं होता है। जी जैसे ऑल ओवर द इंडिया सेम होती है, लेकिन जो पर्सनल लॉस होते हैं वो जैसे हिंदू मैरिजेस एक्ट, जो हिंदू एक्ट जो होती है वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जो पारसीस होते हैं उनको लागू नहीं होता है। तो अभी ये डिमांड हो रही है कि हमें यूनिफॉर्म मतलब ये जो पर्सनल लॉस को भी एक यूनिफॉर्मिटी लाना है और जी सिंगल लॉ बनाना है। वन जी नेशन वन लॉ अप्रोच में ये है एब्सोल्युटली। इसका main। इनफैक्ट इफ आई मे सम अप, तो यूसीसी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली रिलेटिंग टू मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इन सब के लॉज जो है डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट हैं, और उसी को समान रूप से समान, क्योंकि एक देश है, इस देश के सब एक नागरिक हैं, तो सबके लिए एक जैसा लॉ हो, वही यूसीसी का आइडिया है। इनफैक्ट आर्टिकल 44 में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा भी गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 44 रिगार्डिंग द यूसीसी। लिखा हुआ है, स्टेट के पास प्रेरोगेटिव है, वो बना सकता है, नहीं बना सकता है। The central government is mulling on the idea to form it. The state of Uttarakhand has already set up the committee. A lot ground has been covered out there. But then, what is the constitutional assembly debates about the UCC, Madhav? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप डिबेट मतलब इसका बहुत ही डाइवर्सिफाई था। जैसे आप इसका जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट जानना है तो हमें थोड़ा सा उसका इस पे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। जी 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 जैसे हमें ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बात हो रही है ये अभी का नहीं, ये 1835 में भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जी उसने भी बात किया था कि उनको भी कोडिफाई करना था कुछ लॉज। और उसके बाद जी 1940 में एक BN राव कमेटी भी बनाई गई थी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम्म, पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 19 जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें 1949 में जब डिस्कशन हो रहा था तो इसमें बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ था। इसमें जो फंडामेंटल राइट्स पे रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड और नहीं तो DPSP में रखना है, एक डिबेट था। और इसमें ना हर मेंबर का अपना अपना व्यू था। जैसे हमारी जो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये जो सब कमेटी थी, ये मेजर कमेटी नहीं थी, सब कमेटी थी, उसमें वोटिंग में जो 9 मेंबर थे उसमें 5:4 में वोटिंग हुआ था। उसमें जी ये कहा गया था कि जो UCC को ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में नहीं रखेंगे, नहीं रखना ये चाहिए। नॉर्मल रखेंगे। हाँ तो उसके बाद जो मेंबर थे नजीरुद्दीन अहमद करके, हाँ, बंगाल से थे वो, वो। हाँ, वो जो मेंबर थे वो हाँ बंगाल से बिलोंग करते थे। उन्होंने बोले थे कि आप ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो तो ये आप लाओगे तो ये आर्टिकल 925 को वायलेशन होगा। एक्चुअली मैं कुछ बोल दूंगी, ये आर्टिकल 25 जो है अभी
जी। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में ड्राफ्ट आर्टिकल ड्राफ्ट 19 से है। 19 था, हाँ राइट, ओरिजिनल हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स द हाँ। ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। यस। एंड फिर मैं अगर बताऊं, के एम मुंशी जी थे, उनका भी थोड़ा सा आइडिया अलग था। और देन अगर आप बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, बिकॉज बी आर अम्बेडकर जी का जो बात है वो बड़ा मैटर करता है। हाँ जैसे अभी जो उसके बाद एक मेंबर ऑफ जो के एम मुंशी थे, जो के जी एम मुंशी ने भी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने बोले थे कि ये लाना चाहिए और इसको, क्योंकि ये नेशनल यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी और उसके बाद जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उनकी बहुत ही एम्बिवैलेंस थी। जी वो बोलना चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनको भी पता था कि इतनी डाइवर्स कंट्री को एक यूनिफॉर्म लॉ लाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए एग्जैक्टली, उन्होंने इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। एग्जैक्टली। एंड इफ आई मे ब्रीफ ऑन द जुडिशियल एम्बिग्यूटी पार्ट, की जुडिशरी का क्या स्टैंड रहा है यूसीसी पे, तो बड़ा एम्बिगुअस से रहा है। जुडिशरी कुछ केसेस में तो कहती है, कुछ केसेस में पर्सनल लॉस को प्राइमेसी देती है ओवर दी नॉर्मल लॉस और दी यूनिफॉर्म लॉस। और कई केसेस में जो है यूनिफॉर्म लॉ को प्राइमेसी देती है अकॉर्डिंग टू, इन कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल लॉज। अगर मैं एग्जांपल करूं, बड़ा फेमस केस था शाह बानो बेगम केसेस, मतलब उसका जो पूरा नाम था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। इट्स अ 1985 केस where the Muslim, women demanded, and the CRPC, that is the Criminal Procedure Code, was given primacy बिफोर दी पर्सनल लॉ। वहां पे पर्सनल लॉ टुक अ बैक सीट, और जो नॉर्मल लॉज थे उन्होंने प्रिवेल किया। इनफैक्ट 1995 में सरबगा मुदगल केस में भी कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी, बट देन देयर आर केसेस, देयर आर इन फैक्ट इन न्यूमरस केसेस वेयर द पर्सनल लॉज हैज बीन गिवन द प्राइवेसी। व्हाट हैज द लॉ कमीशन सेड अबाउट द यूसीसी, माधव? एक्चुअली ये जो 21st लॉ कमीशन थी उसने बोला था कि ये डिजायरेबल नहीं है, ये मतलब इंडिया के लिए जो है फेजिबल नहीं है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है अपनी कंट्री में। पर्सनल लॉस डिजायरेबल नहीं है और इसके लिए हमें कुछ कुछ लॉस को कोडिफाई करना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है। लेकिन यही एग्जैक्ट। 21st लॉ कमीशन का यही मानना है। हाँ, और मैं बताऊं आपको माधव, जो सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं उसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, उसमें कस्टम्स भी एक होते हैं। पर्सनल लॉज जो होते हाँ हैं, जो डिराइव करते हैं अपनी पावर कस्टम्स से करते हैं। कस्टम्स आर एज ओल्ड ट्रेडिशंस। नाउ टू ब्रेक देम एंड टू ब्रिंग इन द यूसीसी इज अ वेरी बिग टास्क, आई टेल यू। एंड व्हेन यूसीसी इज इम्प्लीमेंटेड, there will be backlash from certain quarters of the population where the customary laws prevail. If I may give an example, a very good example will be Nagaland, where the customary law still prevails. Very few laws are there, and their own customs prevail, and that is also being respected by the government and the local administration out there. मतलब आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसमें, क्यों यूसीसी नहीं होना चाहिए? आर्गुमेंट इसका हमें ये चाहिए कि जैसे जो कॉन्करेंट लिस्ट 5 है, वो जी बोलता है कि आपको पर्सनल लॉस को उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट 5 में प्लेस किया। उसका मतलब ये है कि स्टेट्स के पास भी राइट है और सेंटर के पास भी राइट है, राइट। इसीलिए एक कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था कि ये मान के कि इतनी डाइवर्सिटी है, तो आप एक पार्लियामेंट्री लॉ बना के आप किसी को मतलब ये नहीं कर सकते हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हो, तो आपको रीजनल स्पेसिफिक लॉज होना चाहिए, इसीलिए इसमें कॉन्ग्रेंट में लगा है। और एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कॉलर है फैजान मुस्तफा, जो अभी कुछ लॉ स्कूल के नालसा के वाइस गाइड। चांसलर है। यू नो वेरी वेरी फैंटास्टिक गाय, आई थिंक वी ऑल मस्ट हाँ, लिसन टू तो डिस्कशन। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहा था कि अभी भी जो आप हिंदू मैरिज एक्ट के में बात कर रहे हो 1955 का, उसमें भी आपका जैसे लॉज कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आपने उसने बोला है कि क्लोज मैरिजेस आर बैंड। लेकिन बैंड। अभी भी आप साउथ इंडिया और जो महाराष्ट्र कुछ या एरिया पे चले जाओगे, अभी भी आपको जो क्लोज मैरिजेस एब्सोल्युटली, मतलब करते हैं, वो दैट कस्टम इज पे होगा।
that is very much prevalent in southern India. And if I may give an example, I used to study that example in anthropology. That's a Nair community. There is, Nair community is a very closely knit community, and they don't give their daughters outside. But then things are changes. Same are the cases with Parsis, uh, a very close community, but then things are changing, as I said. And Madhav, you correctly said that there is a big problem. uh, होना क्यों चाहिए? होना इसलिए चाहिए कि अभी जो वीकर सेक्शंस है, ये माना जाता है कि आप कितने डिफरेंट लॉस कर रहे हो। वीकर सेक्शन स्पेशली वुमेन, Yeah. जैसे अभी ट्रिपल तलाक है, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जो कुछ लॉस डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे अभी वुमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है, Hmm. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट। तो इन सब के लिए आपको एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहिए। और एट द सेम टाइम डीपीएसपी जो आर्टिकल 44 में रखा है, ये Hmm. एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये जो डीपीएसपी में जो अपने डायरेक्टरी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल जो पॉलिसी में आर्टिकल 44 में मेंशन किया, तो जी। ये गवर्नमेंट का भी आर्गुमेंट है कि ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मानते हैं। और एक भी है कि लॉस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और जुडिशरी प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। ये इसका एडवांटेजेस है। Does the advantages outweighs the odds? अभी इसका चैलेंजेस भी है कि आपने सही बोला कि अभी जो आर्टिकल 371, ये 371 जी जो नागालैंड और मिजोरम को पर्टेन जो करता है। कोई पार्लियामेंट्री जो कस्टमरी लॉस होते हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और कुछ पुडुचेरी का और गोवा का जो यूटीज है, उसमें भी कुछ लॉस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और एब्सोल्युटली। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी है, जैसा हमने earlier डिस्कशन किया, आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बोलती है और बात करती है। तो आप यूनिफॉर्म लाओगे, कुछ लोगों को ये मानना है कि आपका पर्सनल लॉ वायलेट हो। Absolutely. And we live in such a diverse country with such a diverse opinion and habits and cultures and tradition, that something to become, to put something in the column of uniform, it's very difficult. But then there are challenges and there are good things about it, there are bad things about it, and there is a big challenge to implement it. People often quote Goa as an example, but the people from Goa tells us that the situation is very complex and there are legal pluralities regarding it. Madhav, any concluding remarks? Where we are heading? Is the time has come for the UCC or not? अभी देखिए, अभी जो हमारी ये फेल्यूर है जी। सिविल सोसाइटी का और गवर्नमेंट का एज ए सिटीजन का फेल्यूर है, क्योंकि हम सोसाइटी को उतना डेवलप नहीं कर चुके हैं, हमारी सोशल रिफॉर्म्स इतना नहीं है कि हमें ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने के बाद भी एक्सेप्टेड होगा, सोशल एक्सेप्टेंस होगा। तो इसीलिए अभी ये स्टेज तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि स्टेज नहीं है तो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए कुछ मिडिल पाथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर में सोशल रिफॉर्म लाना चाहिए। जैसे हमारी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, उसका नाम थी मेंबर के मुंशी जी। के जी। मुंशी जी सही से कहे थे कि आप ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लॉस को नहीं लाओगे, आप सोशल रिफॉर्म कैसे करोगे? Social, ये exactly. भले किसी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप सोसाइटी को तो आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास Bilkul. There are certainly challenges in the way of UCC, but as Madhav very beautifully put up, that for a social change, we need social reforms, and UCC is one of them. Time will tell what lies ahead, but then we should be working on gender equality, raising the marriageable age of women to 21, equal rights for daughters in ancestral properties, legal rights for LGBT couples, and registration of live-in relationships is the need of the hour. That was all in this session of AB discussed with Maddie. Students preparing for the Union Public Service Commission, there was a prelims question in 2012 regarding it, and there was a question in mains in 2015. If I may read out in just a second, discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the
DPSP, that is Directive Principles of State Policy. And if you have seen this discussion, you may beautifully answer that question. On that note, thank you very much. Take care, keep healthy, keep smiling. And if you have any doubt, you can always contact us. Please put a comment in the comment box. Bye bye. Take care. Thank you, Madhav, for joining us. And we look forward to discuss more with you. Okay, okay, Abhijit. Thank you. Take care. Take care, man.